आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है 19वीं सदी के रूस से एक बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाली किताब। फियोडोर दोस्तोयेव्स्की की नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। हाँ, ये असल में एक गुमनाम आदमी का कबूलनामा है जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, 40 साल का है, एक रिटायर्ड सरकारी नौकर। और समाज से पूरी तरह कटकर, मतलब अपनी ही बनाई एक मानसिक दुनिया में जी रहा है। बिल्कुल। और ये जो अंडरग्राउंड है, ये कोई असली तहखाना नहीं है। ये उसके दिमाग की वो अंधेरी सीलन भरी कोठरी है जहां वो खुद से और दुनिया से बस बहस करता रहता है। दोस्तोयेव्स्की ने इस किरदार के जरिए इंसानन के मन की उन गहराइयों को छुआ है जहां तर्क, आज़ादी और नफरत सब आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि एक आदमी के दिमाग के अंदर का तूफान है। तो आज हम इसी उलझे हुए किरदार के विचारों के जाल में उतरकर देखेंगे कि ये हमें आज की दुनिया और हमारे बारे में क्या बता सकता है। शुरुआत से ही ये किरदार हमें चौंका देता है। वो पहले ही लाइन में कहता है, मैं एक बीमार आदमी हूँ, मैं एक द्वेषी आदमी हूँ। हाँ। लेकिन अगले ही पल कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो असल में द्वेषी भी नहीं बन पाया। ये क्या है? वो हमें उलझाना क्यों चाहता है? ये उलझाना ही उसका स्वभाव है। यहीं से हमें उसकी पूरी शख्सियत की चाबी मिलती है। वो किसी एक पहचान में बंद कर नहीं रह सकता। अच्छा। वो कहता है कि उसके अंदर इतने विपरीत तत्व हैं कि वो कभी कुछ बन ही नहीं पाता, ना अच्छा, ना बुरा, ना हीरो, ना विलेन, यहाँ तक कि एक कीड़ा भी नहीं। सही। वो खुद को अपने जमाने के हर इंसान से ज्यादा बुद्धिमान समझता है और उसकी यही बुद्धिमानी उसे किसी भी चीज पर यकीन करने से रोकती है। मतलब वो इतना ज्यादा सोचता है कि कुछ बन ही नहीं पाता। बिल्कुल। और इसी बीच वो ये भी कहता है कि 40 साल से ज्यादा जीना तो अश्लील और अनैतिक है। ये तो बहुत अजीब बात है, खासकर जब वो खुद 40 का है। ये उसका समाज और खुद के लिए एक तिरस्कार है। उसके लिए 40 के बाद की जिंदगी एक तरह का समझौता है। समझौता? हाँ, जहां इंसान अपने आदर्शों को छोड़कर बस जीने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ मूर्ख और निकम्मे लोग ही ऐसा करते हैं। तो वो खुद को क्या समझता है? वो खुद एक कोने में अपनी जिंदगी बिता रहा है और खुद को ये कड़वी तसल्ली देता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी कभी गंभीरता से कुछ बन ही नहीं सकता, सिर्फ बेवकूफ ही कुछ बनते हैं। ये उसकी नाकामी का एक बौद्धिक बहाना है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम तो हमेशा मानते हैं कि चेतना या सेल्फ अवेयरनेस एक अच्छी चीज है। कोई से बीमारी क्यों कहेगा? उसका एक सबसे चौंकाने वाला विचार यही है, अत्यधिक चेतना एक बीमारी है, एक वास्तविक, पूरी तरह से बीमारी। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है, और दोस्तोयेव्स्की के लिए यही इस किताब का दिल है। वो कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए एक सामान्य चेतना काफी है। ठीक है। लेकिन उनके जमाने का पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास अत्यधिक चेतना है, उसके लिए ये एक अभिशाप है। अभिशाप? हाँ, ये अत्यधिक चेतना आज के दौर में बहुत आसानी से समझी जा सकती है। आज हम इसे ओवरथिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा। जब आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी और सोचने की क्षमता होती है तो आप कोई भी फैसला नहीं ले पाते। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे वो पकड़ पाए थे। वो अपनी तुलना एक अत्यधिक सचेत चूहे से भी करता है। हाँ। और कहता है कि जो कर्मठ लोग होते हैं, मैन ऑफ एक्शन, वो तो मूर्ख सांड जैसे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सांड यानी कर्मठ आदमी ज्यादा सोचता नहीं, उसे कोई काम करने की एक वजह मिलती है और वो उसे आखिरी वजह मानकर काम में जुट जाता है। सही। उसका मन शांत रहता है। लेकिन ये चूहा यानी सचेत आदमी, उसे एक वजह मिलती है तो वो उसके पीछे की 10 और वजह ढूंढने लगता है। वो हर चीज पर इतना शक करता है कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाता और अपने बिल में वापस चला जाता है। उसके लिए ये सोचना ही एक काम बन जाता है और असली काम कभी हो ही नहीं पाता। हाँ, इसे ही वो जड़ता या इनर्शिया कहता है। तो वो सोच सोच कर ही थक जाता है। और यहीं से शायद वो उस विचार का मजाक उड़ाता है कि अगर इंसानों को उनके फायदे की बात तर्क से समझा दी जाए तो वो हमेशा सही काम करेंगे। हाँ, और यहाँ हमें ये याद रखना होगा कि दोस्तोयेव्स्की उस दौर के रैशनल ईगोइज्म के विचारकों को जवाब दे रहे थे। अच्छा। उन लोगों का मानना था कि इंसान फंडामेंटली एक तर्कसंगत प्राणी है। अगर उसे विज्ञान और तर्क से ये बता दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो हमेशा सही रास्ता ही चुनेगा और समाज एक आदर्श क्रिस्टल पैलेस बन जाएगा। और हमारा अंडरग्राउंड मैन इस विचार को सिरे से खारिज कर देता है। वो पत्थर की दीवार का उदाहरण देता है। ये दीवार क्या है? ये पत्थर की दीवार प्रकृति के नियम है, विज्ञान है, गणित है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है। कर्मठ आदमी इस दीवार को एक सच्चाई मानकर रुक जाता है। वो कहता है, ठीक है, ये नियम है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
लेकिन हमारा टकहावाचक कहता है कि मैं इस दीवार से कभी समझौता नहीं करूंगा। वो कहता है मैं सिर्फ इसलिए इसे क्यों मान लूं क्योंकि एक पत्थर की दीवार है और मेरे पास इसे तोड़ने की ताकत नहीं है। ये तो तर्क के खिलाफ एक तरह की बगावत है। ये बगावत से भी बढ़कर है, ये उसकी आजादी का ऐलान है। आजादी का ऐलान। हाँ, यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात कहता है कि इंसान का सबसे फायदेमंद फायदा वो तर्क या खुशी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, उसकी मन मर्जी, चाहे वो कितनी भी बेतुकी या नुकसानदेह क्यों ना हो। मतलब वो जानबूझकर अपने फायदे के खिलाफ जाएगा। हाँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो एक इंसान है, पियानो की कोई चाबी नहीं जिसे नियमों से बजाया जा सके। और इसीलिए वो कहता है कि कभी-कभी 2 और 2 5 भी एक बहुत आकर्षक चीज होती है। हाँ, ये गणित की गलती नहीं है, ये तर्क की तानाशाही के खिलाफ एक नारा है। बिल्कुल। आज के दौर में सोचिए, जहां सब कुछ डेटा, एल्गोरिदम और लॉजिक से तय होता है, ये विचार कितना प्रासंगिक है। सही बात है। दोस्तोयेवस्की कह रहे थे कि इंसान की आत्मा हमेशा उस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करेगी जो उसे पूरी तरह से समझने और नियंत्रित करने का दावा करता है। और ये विद्रोह बहुत ही अजीब और डार्क रूप ले लेता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो सुनकर दिमाग घूम जाता है कि उसे अपनी बेइज्जती और दर्द में मजा आता है। ये कैसे मुमकिन है? वो दांत दर्द का उदाहरण देता है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। वो ये नहीं कह रहा कि उसे दर्द अच्छा लगता है, वो कह रहा है कि दर्द में जो कराहें निकलती हैं उनमें एक अजीब तरह का आनंद है। आनंद? दर्द में? ये आनंद इस बात से आता है कि तुम अपनी बेबसी और पीड़ा के बारे में पूरी तरह से सचेत हो। अच्छा। तुम प्रकृति के नियमों के आगे लाचार हो और इस लाचारी को पूरी शिद्दत से महसूस करने में और उसे अपनी कराहों से जताने में एक परवर्टेड प्लेजर है। ये भी उसकी आजादी का ही एक सबूत है कि वो अपने दर्द का भी मालिक है। बिल्कुल। तो ये जो पीड़ा में आनंद खोजने की बात है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, वो असल में अपनी जिंदगी में इसे जीता भी है। हाँ। जैसे वो ऑफिसर वाला किस्सा, वो तो इसी का एक सटीक उदाहरण है ना। बिल्कुल। एक ऑफिसर उसे एक बार सराय में बिना देखे रास्ते से हटा देता है, जैसे वो कोई मक्खी हो। बस इतना सा। हाँ, ये एक बहुत छोटा सा अपमान है, लेकिन हमारे कथावाचक के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। वो सालों तक उस ऑफिसर से बदला लेने की प्लानिंग करता है। और उसका बदला क्या है? सड़क पर चलते हुए उस ऑफिसर से कंधा टकराना। हाँ, बिना उसे रास्ता दिए। ये सुनने में बहुत बचकाना लगता है। बचकाना है, लेकिन उसके लिए ये वाटरलू की लड़ाई जैसा है। वो महीनों तैयारी करता है, नए कपड़े खरीदता है, और आखिर में जब वो टक्कर होती है तो ऑफिसर को शायद पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन हमारे कथावाचक के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसने सार्वजनिक रूप से अपनी बराबरी साबित कर दी। ये दिखाता है कि उसकी एक्शन की दुनिया कितनी छोटी और पूरी तरह से मानसिक है। असल दुनिया में वो कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में वो एक योद्धा है। सही। और ये मानसिक दुनिया तब टूटती है जब असलियत दरवाजे पे दस्तक देती है। कहानी का दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब वो अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ एक डिनर पर जाता है। वहां उसकी बेइज्जती होती है और फिर वो लिजा नाम की एक युवा वेश्या से मिलता है। हाँ, और लिजा के साथ वो वही करने की कोशिश करता है जो वो हमेशा करता है, चीजों को अपने दिमाग में कंट्रोल करना। मतलब? वो लिजा में अपनी ताकत और बुद्धिमानी दिखाने का एक मौका देखता है। वो उसे नैतिकता पर एक लंबा किताबी भाषण देता है, प्यार और परिवार के बारे में। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि वो खुद को एक हीरो की तरह महसूस कर सके। और वो अपनी भाषण से इतना भावुक हो जाता है कि रोने लगता है। वो पूरी तरह से एक रोल निभा रहा है ना? बिल्कुल। वो एक साहित्यिक हीरो का किरदार जी रहा है, और इसी जोश में वो लिजा को अपना पता दे देता है। लेकिन जैसे ही वो अकेले होता है, उसे असलियत का डर सताने लगता है। वो सोचता है, अगर वो सच में आ गई तो वो मेरा फटा हुआ ड्रेसिंग गाउन देखेगी, मेरा गरीब सा कमरा, मेरा बदतमीज नौकर अपोलोन। वो मुझ पर हंसेगी, उसकी हीरो वाली छवि टूट जाएगी। बिल्कुल। और लिजा आ जाती है और वो उसे सबसे बुरे हाल में पाती है। हाँ, वो अपने नौकर अपोलोन से लड़ रहा है, उस पर चीख रहा है और लगभग उसके पैरों पर गिर रहा है। ये तो बहुत ही शर्मनाक पल है। ये उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत और दुखद मोड़ आता है। क्या होता है? लिजा, जिसे उसने नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वो नाराज होने या हंसने के बजाय उसकी तकलीफ को समझ जाती है। वो देख लेती है कि ये आदमी कितना दुखी और अकेला है, और वो उसे सच्ची हमदर्दी देती है। हाँ, और ये असली बिना शर्त की हमदर्दी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये उसकी बनाई हुई दुनिया पर एक हमला है। वो उसे झेल ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं।
उनकी भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाती हैं। लिजा हीरोइन बन जाती है जो उसे समझ रही है और सहारा दे रही है, और वो एक बेचारा अपमानित प्राणी बन जाता है। हाँ, और असली इंसानी जुड़ाव उसके लिए इतना डरावना है कि इससे बचने के लिए वो क्रूरता का सहारा लेता है। वो उस पर चिल्लाता है, कहता है कि वो तो बस उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे सत्ता चाहिए थी, उसके आंसू चाहिए थे। बहुत ही क्रूर है। हाँ, ये उसका आखिरी डिफेंस मैकेनिज्म है। वो लिजा की दया को नष्ट कर देना चाहता है ताकि वो फिर से कंट्रोल में आ सके। और अंत में एक अंतिम अपमान के तौर पर जब लिजा चुपचाप जाने लगती है तो वो उसकी हथेली में पैसे रख देता है। वो उसे फिर से एक वेश्या के दर्जे पर गिरा देना चाहता है ताकि वो एक ग्राहक के तौर पर सुपीरियर महसूस कर सके। लेकिन लिजा वो पैसे मेज पर फेंक कर चली जाती है। ये एक तरह से उसकी जीत है। ये लिजा की मानवीय गरिमा की जीत है और हमारा कथावाचक एक पल के लिए टूट जाता है, उसे पछतावा होता है, वो उसके पीछे भागने की सोचता है, लेकिन फिल्म रुक जाता है। हाँ, और वो क्या करता है, वो फिर से अपने दिमाग के अंडरग्राउंड में लौट जाता है और खुद को समझाता है कि ये अपमान लिजा के लिए अच्छा है। अच्छा है। हाँ, कि ये उसे शुद्ध करेगा, नफरत उसे ऊपर उठाएगी। ये असलियत से भागने का उसका आखिरी और सबसे दुखद प्रयास है। तो आखिर में ये अंडरग्राउंड का आदमी आजाद इच्छा का चैंपियन तो है, लेकिन उसकी अपनी ही चेतना और आजादी उसे ओवरथिंकिंग, कड़वाहट और दुख के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। बिल्कुल, वो खुद किताब के अंत में कहता है, हम सब जीवन से कटे हुए हैं, हम सब कमोबेश लंगड़े हैं। हमने असली जीवन को एक मेहनत, लगभग एक मशक्कत के रूप में देखना शुरू कर दिया है, और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि किताबों में ये बेहतर है। ये उसके जीवन का सार है। असल दुनिया की उलझनों, रिश्तों और दर्द से बेहतर उसे अपने विचारों की दुनिया लगती है, भले ही वो दुनिया कितनी भी जहरीली क्यों ना हो। और ये बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार असली उलझी हुई दुनिया से भागकर अपने विचारों, अपने फोन या सोशल मीडिया के बने बनाए अंडरग्राउंड में छिप जाते हैं, जहां सब कुछ हमारे कंट्रोल में लगता है। सही। और अंत में दोस्तों हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। क्या? ज्यादा बेहतर क्या है, सस्ता सुख या उत्कृष्ट पीड़ा? इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।